अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी लाश की वापसी का चौथा हिस्सा। लाश तीसरी रात फिर बहराम की तलाश में निकली। उसके फ्लैट पर अंधेरा छाया हुआ था, बहराम कहीं नहीं था। लाश ने इंतकाम के जोश में एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि फ्लैट में सोए हुए लोग बड़बड़ा कर उठ बैठे, बच्चे रोने लगे और दरख्तों में सोए हुए परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। इस भयानक चीख की आवाज कई दिनों तक लोगों को वहां गूंजती हुई सुनाई देती रही। बहराम और गजाला को मालूम हुआ कि लाश उनकी तलाश में आई थी, तो गजाला ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो फ्लैट बदल चुके थे। बहराम ने जंगल में लाश की तलाश का काम तेज कर दिया, लेकिन लाश अब उस जंगल से निकल चुकी थी। लाश एक रात कुछार से निकली और शहर से बाहर किसी नामालूम वीराने की तरफ चल पड़ी। खेतों, वीरानों और ऊंचे नीचे टीलों से होती हुई वो रात के 3 बजे के करीब एक सुनसान मैदान में पहुंची, जहां दूर दरख्तों के घने झुंडों के नीचे एक दिया टिमटिमा रहा था। ये रोशनी दूर से बड़ी पुरस्कार दिखाई दे रही थी। लाश उस रोशनी की तरफ चल दी। ये अजीब बात हुई कि जलने से पहले लाश टार्च और बिजली की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उसे ये रोशनी अच्छी लगती थी। सिर्फ सूरज की रोशनी में लाश अंधी हो जाती थी। ये रोशनी जहां से आ रही थी वहां एक कब्रिस्तान था, गांव से बाहर एक उजाड़ कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में एक गोरकन की कुटिया थी। ये दिया जिसकी रोशनी लाश ने दूर से देखी थी, उस गोरकन की कुटिया में जल रहा था। कब्रिस्तान के चारों तरफ मिट्टी की कच्ची दीवारें थी। ये दीवार कोई आध मर्द ऊंची थी। लाश उस कच्ची दीवार के पास आकर रुक गई। कब्रिस्तान की फजा लाश को बड़ी अच्छी लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपने घर की चारदीवारी में आ गई हो। लाश ने एक अरसे के बाद गहरा सांस लिया। उसे कब्रों से आती हुई मुश्क काफूर की बू बड़ी भली लगी थी। अब लाश ने उस मिट्टी के दिए की झिलमिलाती रोशनी की तरफ देखना शुरू कर दिया, जो गोरकन की कुटिया में जल रहा था। लाश ने कच्ची दीवार पार की और खुश्क पत्तों पर चलती गोरकन के झोंपड़े की तरफ बढ़ने लगी। झोंपड़ी में बूढ़ा गोरकन खुश्क घास पर लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रहा था। लाश ने खिड़की में से झांक कर अंदर देखा। उसे यूं लगा जैसे वो अपने घर में आ गई हो। लाश कुछ देर तक सोए हुए बूढ़े गोरकन को तकती रही, फिर वो खिड़की से हटकर कब्रों में से गुजरने लगी। कब्रें सारी की सारी कच्ची थीं, सिरहाने ईंटें लगी थी, कई खुश्क फूलों के हार बिखरे पड़े थे। दरख्तों में से हल्की हल्की चांदनी छन छन कर कब्रों पर पड़ रही थी। लाश ने एक कब्र के पास घड़ा सा देखा। वो उस घड़े में लेट के पुराने दिनों को याद करने की कोशिश करने लगी। रात के सन्नाटे में एक भेड़िए की मनहूस आवाज गूंज उठी। लाश के कान खड़े हो गए। कब्रिस्तानों में लाश ने कभी किसी भेड़िए की मनहूस आवाज नहीं सुनी थी। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज फिर सुनाई दी। उसके बाद कब्रिस्तान में चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। भेड़िए की आवाज कब्रिस्तान के शुमाली किनारे की तरफ से आई थी। उधर बड़ी पुरानी पुरानी शिकस्ता कब्रें थीं। ये आवाज इतनी मनहूस और डरावनी थी कि ऐसे लगता था जैसे कोई चुड़ैल बहन कर रही है। लाश खामोश गड़े के अंदर लेटी हुई थी। लाश का ख्याल था कि वो बाकी रात और दूसरा सारा दिन उसी गड़े में बसर करके दूसरी रात वहां से निकलकर हिमालय के पहाड़ों की तरफ निकल जाएगी। वो अब शहर वालों और दुनिया वालों से तंग आ चुकी थी। कब्रिस्तान में रात बड़ी डरावनी और दहशतनाक थी। उस भयानक और हौलनाक सन्नाटे में जबकि रूहें चलती फिरती महसूस हो रही थी, अचानक एक लंबे जर्द चमकीले दांतों और बालों भरे चेहरे और सुर्ख अंगारा ऐसी आंखों वाला एक भेड़िया कब्रों के पीछे से नमदार हुआ। वो भेड़िया बहुत बड़ा था और 12 सिंगे के साइज का था। भेड़िया एक कब्र के ऊपर खड़ा होकर खामोश अंधेरे दरख्तों को तकता रहा। भेड़िए के नथनों में एक अजीब किस्म की बू आ रही थी। ये बू किसी जिंदा लाश की थी। इस दौरान जबकि भेड़िया कब्रों के ऊपर खड़ा था, लाश एक गड्ढे में लेटी हुई थी। एक जंगली कुत्ता कहीं से भौंकता हुआ आया और जहां लाश लेटी थी उस तरफ आकर लाश के ऊपर जोर जोर से भौंकने लगा। लाश अपनी जगह खामोशी से पड़ी रही। कुत्ते ने लाश को देख लिया था, वो उस पर झपट पड़ा। यह मंजर भेड़िए ने भी देख लिया। भेड़िया गुर्राता वो पूरी ताकत से छलांग लगाकर कुत्ते पर टूट पड़ा और इससे पहले कि लाश कुत्ते के टुकड़े उड़ाती, भेड़िए ने अपने खूनखार नकीले दांतों में से कुत्ते की गर्दन लेकर उसे इस तरह से झंझोड़ा कि कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। कुत्ते को मारने के बाद भेड़िए ने घड़े में लेटी लाश को देखना शुरू कर दिया। लाश भी उस भेड़िए को तक रही थी जिसने उसकी हमदर्दी में आकर कुत्ते पर हमला कर दिया था। लाश के दिमाग में भेड़िए के लिए दोस्ती के जज्बात पैदा हो रहे थे। दूसरी तरफ भेड़िया अजीब सी नजरों से लाश को देख रहा था। भेड़िए को एक अनोखी बू उस लाश से आ रही थी। भेड़िया लाश के करीब आ गया। लाश ने भी एक हाथ भेड़िए की तरफ बढ़ाकर जैसे उसे अपनी तरफ बुलाया। खूनी लाश ने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जानदार की तरफ प्यार से हाथ बढ़ाया था।
भेड़िए को भी जिंदा लाश के साथ कुछ ऐसी दोस्ती और हमदर्दी महसूस हुई कि वो गड्ढे में उतरकर लाश के पास खामोशी से बैठ गया और चुपचाप मुंह उठाकर कभी लाश के चेहरे और कभी ऊपर दरख्तों को, अंधेरी शाहों को देखने लगता। सारी रात दोनों दरिंदे इसी तरह बैठे रहे। सुबह होने से बहुत पहले जब मशरिकी आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैलना शुरू हुई तो भेड़िए की आंखों में चमक फैलने लगी और वो उठकर अपना मुंह ऊपर उठाकर आसमान के मशरिकी किनारों को तकने लगा जहां से सुबह की रोशनी फूट रही थी। भेड़िए की ये बेचैनी लाश ने भी महसूस कर ली थी, मगर वो खामोश थी, इसलिए कि लाश के दिमाग में अकल और जज्बात ना होने के बराबर थे। वो सिर्फ देखती थी, महसूस बहुत कम करती थी। एक बार तो खुश होकर भेड़िए ने अपना मुंह लाश के कंधे के साथ लगाकर रगड़ना शुरू कर दिया। लाश ने नाराजगी का इजहार न किया, बल्कि भेड़िए के सर पर अपना भारी भरकम हाथ रख दिया। आखिर सुबह होने लगी। मशरिक की तरफ से दिन की रोशनी का गुबार सा आसमान पर उभरने लगा। अब भेड़िए की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। वो बार बार इधर उधर चक्कर खा रहा था। कभी गड़ी में से ऊपर झांक कर देखता और कभी लाश के बाजुओं पर सर रख देता। फिर वो एकदम से उछलकर गड़े से बाहर निकल गया। भेड़िया कब्रों के ऊपर से छलांगे लगाता हुआ ऊंचे से मिट्टी के तोदे पर आकर खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा तलू होते हुए सूरज की तरफ कर दिया और अपनी सुर्ख सुर्ख अंगारा जैसी आंखें बंद कर लीं। अब दुनिया का एक हैरतनाक तमाशा हुआ। सूरज तलू होने लगा। सूरज की किरणें भेड़िए के चेहरे पर पड़ने लगी। जो जो सूरज की किरणें भेड़िए के चेहरे पर पड़ रही थी, उसके चेहरे में तब्दीली आती जा रही थी। सबसे पहले भेड़िए के जिस्म के बाल आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गए। देखते ही देखते उसके सारे जिस्म के बाल गायब हो गए। अब भेड़िया सूरज की रोशनी में एक मंडी हुई भेड़ की तरह खड़ा था। उसके बाद उसके चेहरे ने बदलना शुरू कर दिया। उसकी लंबी थोतनी छोटी होने लगी। अंदर को धसी हुई आंखें जरा जरा बाहर को आ गईं। सर जो छोटा था बड़ा होकर इंसानी खोपड़ी की शक्ल में आ गया। लंबे नोकीले दांत गायब हो गए। उनकी जगह बड़े खूबसूरत सफेद इंसानी दांत निकल आए। होंठ भी इंसान के बन गए। चारों पांव के पंजे 2 इंसानी हाथों और 2 इंसानी पांव में तब्दील हो गए। कोई 5 मिनट के अंदर अंदर वो भेड़िया एक खूबसूरत नौजवान इंसान बन गया। ये इंसान उठकर खड़ा हो गया। उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया, जिसने उसे भेड़िए से फिर से इंसान बना दिया, अगरचे वो सिर्फ 12 घंटों के लिए इंसान बना था। उस नौजवान का नाम राजू था। राजू आसाम का रहने वाला नौजवान था। वो मणिपुर में कभी तिब्बती लामा के पास नौकर था। उस लामा को साइंस के नए नए तजुर्बे करने का शौक था। वो कोई ऐसी दवाई तैयार करना चाहता था जिसे पीकर इंसान हमेशा की जिंदगी हासिल कर ले। राजू उसे दवाइयां तैयार करते देखता रहता था। एक रोज बूढ़े लामा ने दवाई की एक बोतल राजू को दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, मैंने ये एक ऐसी दवाई तैयार कर ली है जिसे पीकर इंसान हमेशा की जिंदगी हासिल कर लेगा, लेकिन अभी इसे 1 दिन और 1 रात आसमान के नीचे रखना होगा। इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि उसी रात लामा मर गया। राजू ने जल्दी से लामा के कमरे में जाकर हमेशा जिंदा रखने वाली दवाई की बोतल अपने कब्जे में कर ली। मगर हाय री किस्मत, राजू ने गलती से एक ऐसी दवाई उठा ली जिसे पीकर आदमी भेड़िया नुमा इंसान बन जाता था। यानी जो ही दिन ढलता था वो इंसान से भेड़िया बनना शुरू हो जाता था, फिर जो ही दिन निकलता था वो फिर से इंसान बन जाता था। दोनों दवाइयों का रंग और बोतलें एक जैसी थी। राजू ने सारी दवाई एकदम से पी ली। वो सारा दिन बड़ा खुश खुश फिरता रहा कि अब वो हमेशा के लिए जिंदा हो गया है, अब वो कभी नहीं मरेगा। लेकिन जो ही दिन ढला उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। वो अपनी कोठली में जाकर लेट गया। सूरज गरूब हो रहा था। राजू ने अपने हाथों को देखा तो वो कांप उठा। उसके हाथों पर बाल उगना शुरू हो गए थे, फिर उसके नाखून भी लंबे होने लगे थे। वो अपने बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। वो खिड़की के पास आया। उसने बाहर देखा, पहाड़ों के पीछे सूरज गरूब हो रहा था। राजू ने महसूस किया कि वो झुकता जा रहा है। उसकी कमर पर जैसे कोई बोझ पड़ रहा है। उसकी कमर को जैसे कोई जबरदस्ती झुका रहा है। उसने अपने पैरों को देखा। उसके पैरों के पंजे निकल आए थे। टांगें कुत्ते की टांगों जैसी पतली होने लगी थी। वो घबरा गया। उसने दीवार के साथ लगे शीशे में अपनी शक्ल देखी तो खौफ से उसके मुंह से एक चीख निकल गई। राजू की शक्ल भेड़िए की हो रही थी। आंखें अंदर को धंस गई थी। थोतनी लंबी हो गई थी। 2 दांत बाहर को निकल आए थे। सर की खोपड़ी छोटी हो गई थी। देखते ही देखते वो बिल्कुल भेड़िया बन गया। राजू ने एक भयानक चीख मारी, मगर ये चीख भेड़िए की लंबी मनहूस चीख बनकर उसके मुंह से निकली। राजू जो अपनी कोठली से घबराकर बाहर निकल आया। बाहर उसके साथियों ने जो एक भेड़िए को देखा तो डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो दुम दबाकर जंगल की तरफ भाग गया। राजू भेड़िया बना सारी रात पहाड़ियों में अपनी मनहूस आवाज से रोता चीखता चिल्लाता और भटकता फिरता रहा। उसका ख्याल था कि अब वो सारी जिंदगी के लिए भेड़िया बन गया है, अब वो कभी इंसान नहीं बन सकेगा। लेकिन जब सुबह हुई तो एक और मौजज़ा हुआ। राजू के जिस्म के बाल गायब होने लगे।
उसकी खोपड़ी छोटी होने लगी, उसके पंजे इंसानी पाँव में बदलने लगे और फिर उसकी आंखें बाहर को आने लगीं और उसकी कमर अपने आप ऊपर उठती चली गई। वो भेड़िए से एक बार फिर वही पुराना राजू बन गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो भागता हुआ जंगल से शहर अपनी कोठरी में आ गया। वहां किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी कि राजू रात के वक्त भेड़िया बन गया था और अब दिन में फिर से इंसान बन के आ गया है। राजू ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो फिर से इंसान बन गया। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि आइंदा इस किस्म की कभी दवाई नहीं पिएगा। उसका ख्याल था कि उसे मुसीबत से छुटकारा मिल गया है और अब वो कभी रात को भेड़िया नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। जब रात आई, दिन ढला तो राजू पर फिर वही वहशत सवार होने लगी। उसका दिल अपने आप घबराने और घर से जंगल की तरफ भागने को करने लगा। उसकी कमर झुकने लगी, हाथों पर बाल निकल आए, दांत लंबे हो गए, पाँव के पंजे भेड़िए के पंजे बन गए और वो देखते ही देखते एक बार फिर इंसान से भेड़िया बन गया। अब यह खेल हर रोज दोहराया जाने लगा। राजू रोज रात को भेड़िया बन जाता और सुबह को फिर से इंसान बन जाता। उसके लिए गांव में रहना मुश्किल हो गया। अब तक गांव में किसी को मालूम नहीं था कि राजू इंसानी भेड़िया बन चुका था, मगर एक मुसीबत ऐसी थी जिससे निजात नहीं थी। राजू जब भेड़िया बन जाता तो फिर लोग डंडे और पत्थर लेकर उसके पीछे पड़ जाते और उसे गांव से निकाल कर ही दम लेते। राजू अपनी जुबान में उन्हें बार बार चीख चीख कर भौंक भौंक कर कहता कि वो भेड़िया नहीं राजू है, उसे ना मारो। मगर उसकी जुबान भला वहां कौन समझता था। लोग उसे मार मार कर गांव से निकाल देते। दूसरे रोज वो इंसान बनकर फिर से गांव में आ जाता। सुबह उसमें इतनी हिम्मत ना होती कि वो किसी को बताए कि वो रात को भेड़िया बन जाएगा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने लोगों को बता दिया तो वो दिन को भी उसे गांव में ना रहने देंगे। रात को तो गांव से निकालते ही हैं, फिर वो दिन को भी उसे गांव से निकाल देंगे। फिर एक रोज ऐसा ही हुआ। लोगों को पता चल गया कि राजू भेड़िया बन जाता है। एक रोज शाम को राजू अपनी झोपड़ी के अंदर काम कर रहा था कि गांव का मुंशी जमीन का हिसाब किताब करने आ गया। उसने राजू को धमकी दी कि अगर उसने कल तक जमीन का किराया अदा ना किया तो वो उसकी सारी की सारी जमीन कर्क कर देगा। राजू ने उसकी मिन्नत समाजत की और कहा, मुंशी जी मेरे हाल पर रहम करें, मैं कल तक आपकी रकम अदा नहीं कर सकता, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दें। मेरी जमीन आपने कर्क कर ली तो मैं भूखों मर जाऊंगा। मेरे बाप दादा की सिर्फ यही एक निशानी रह गई है। काने मोटी गर्दन वाले मुंशी ने नफरत से हंसकर कहा, नहीं नहीं, तुम पर रहम नहीं करूंगा। याद रखो, अगर कल तुमने जमीन के किराए की रकम अदा ना की तो मैं तुम्हारी सारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मुंशी जी मैं आपका गुलाम हूं, मैं सारी जिंदगी आपकी नौकरी करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा, पर मुझ पर यह करम करें कि मेरी जमीन पर कब्जा ना करें। मुंशी ने कहका लगाकर कहा, अरे बदबख्त, तेरी हैसियत ही क्या है कि तू मेरे घर में नौकरी करे? तू एक कमीना मिरासी है, मैं भला तुझे अपने घर में दाखिल होने दूंगा? खबरदार जो फिर ऐसी बात की, मैं कल इसी वक्त आऊंगा। अगर तुमने पैसे अदा ना किए तो तुम्हारी सारी जमीन और इस झोंपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। राजू मुंशी से बातें कर रहा था, उसकी मिन्नत समाजत कर रहा था और यह भूल ही गया था कि दिन ढल गया है, रात हो रही है और उसकी इंसान की शक्ल रात भर के लिए अब उससे जुदा हो जाएगी और वो इंसान से भेड़िया बन जाएगा। चुनाचे मुंशी के देखते ही देखते राजू का हुलिया बदलने लगा। उसके लंबे लंबे दांत निकल आए, नाखून बढ़ गए, चेहरा और जिस्म पर लंबे लंबे बाल निकल आए और वो इंसान से भेड़िया बन गया। मुंशी की तो दहशत से आंखें फटी की फटी रह गईं। वो घबराकर उठा और बचाओ बचाओ कहता बाहर भागने लगा। लेकिन अब राजू एक कमजोर और सीधा साधा इंसान नहीं था, बल्कि एक खूनखार भेड़िया बन गया था और मुंशी उसे अपने दुश्मन की शक्ल में नजर आ रहा था। भेड़िए ने मुंशी पर हमला कर दिया। भेड़िया उछलकर मुंशी पर गिरा और उसकी मोटी गर्दन में अपने तेज नोकीले और लंबे दांत काट दिए। मुंशी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो चीखने लगा, मगर वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। भेड़िया उसे जोर जोर से भंबोड़ रहा था। मुंशी की गर्दन से खून जारी हो गया। भेड़िए के सारे लंबे लंबे दांत मुंशी की मोटी गर्दन के अंदर घुसकर उसकी खाल को उधेड़ रहे थे। थोड़ी देर में मुंशी की गर्दन से खून जारी हो गया। मोटा मुंशी खा खाकर सूअर की तरह फूल गया था। गर्दन में शिकाफ जो पड़ा तो दहशत से बेहोश हो गया। भेड़िए ने गर्दन के बाद मोटे जालिम मुंशी का पेट भी फाड़ दिया। अब गांव के लोग जमा हो गए। वो लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर झोंपड़ों से निकल आए। भेड़िया वहां से भागा, ऐसा भागा कि फिर उधर जाने का नाम न लिया। गांव वालों को मालूम हो गया कि भेड़िए ने मुंशी को शदीद जख्मी कर दिया है। मुंशी ने मरते मरते लोगों को बता दिया था कि राजू इंसान से भेड़िया बन गया है और उस पर उसने हमला किया है। मुंशी मर गया और पुलिस ने कत्ल के जुर्म में राजू को तलाश करना शुरू कर दिया। अब पुलिस राजू के पीछे लगी हुई थी। राजू आगे आगे था और पुलिस पीछे पीछे थी। दिन को इंसानी शक्ल में राजू जंगलों पहाड़ियों में छुपा रहता, रात को भेड़िया बन जाता तो अपनी मनहूस आवाज में इधर उधर भौंकता और भटकता फिरता। पुलिस को मालूम था कि राजू रात को भेड़िया बन जाता है। वो भेड़िए को भी हलाक कर देना चाहती थी। ये थी राजू की कहानी, ये थी भेड़िए की कहानी, जो उस वक्त कब्रिस्तान के एक मिट्टी के टिब्बे पर खड़ा सूरज की रोशनी में अभी अभी भेड़िए से वापस इंसानी शक्ल में आ गया था। वो इंसान बनकर जल्दी से वापस उस जगह आया जहां उसने लाश की तरह के एक भयानक शक्ल वाले इंसान के साथ रात गुजारी थी।
गड्ढे में खूनी लाश उसी तरह लेटी थी। भेड़िया इंसान राजू उसके सामने आकर गड्ढे के किनारे खड़ा हो गया। लाश के चेहरे पर एक ख्याल सा आकर गुजर गया। लाश ने बड़े गौर से राजू को देखा। उसके दिमाग में वही अच्छी बू आ गई जो भेड़िए से रात भर आती रही थी। ये वही भेड़िया था जिसने लाश से हमदर्दी करते हुए कुत्ते पर हमला कर दिया था। राजू गड्ढे में उतर आया और लाश के करीब आकर बैठ गया और वो उसे गौर से तकने लगा। लाश भी राजू की तरफ टिकटिकी बांध कर तकने लगी। थोड़ी देर में ही दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। राजू ने अपना हाथ लाश के कंधे पर और लाश ने अपना भारी बोझल हाथ राजू के कंधे पर रख दिया। राजू ने अपना चेहरा लाश के बाजू के साथ लगा दिया। राजू उस जिंदा लाश को देखकर पहले तो बड़ा हैरान हुआ था, फिर वो भी समझ गया कि जिस तरह वो रात को इंसान से भेड़िया बन जाता है, इसी तरह ये लाश भी जिंदा हो गई थी। उसने लाश से बातें की तो मालूम हुआ कि लाश बोल नहीं सकती मगर सुनती और बात को समझती है। राजू ने लाश से कहा, भाई क्या तुम एक लाश हो और फिर से जिंदा हो गई हो? लाश ने सर हिलाकर कहा, हाँ मैं लाश हूं। राजू ने कहा, तुम कहां से आई हो, कहां जाओगी? लाश ने सर हिला दिया जिसका कोई मतलब राजू ना समझ सका। राजू ने कहा, मेरे भाई मैं राजू हूं। मैंने एक खतरनाक दवा पी ली है जिसकी वजह से मैं रात को भेड़िया और दिन को फिर से इंसान बन जाता हूं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और सारी जिंदगी दोस्त रहूंगा। लाश ने राजू के कंधे पर हाथ रख दिया। भेड़िए और लाश की दोस्ती से एक नई कहानी शुरू होती है। भेड़िया अगरचे दिन में इंसान बन जाता था लेकिन रात को भेड़िया बनकर उसे भूख लगती थी तो कुत्तों, बिल्लियों और खरगोशों का खून पीता था। उसने पहली बार भेड़िया बनकर अपनी झोपड़ी में मोटे मुंशी की गर्दन का खून पिया था। अब उसे इंसानी खून की चाट पड़ गई थी। उसे सिवाय जानवरों के गोश्त और इंसान के खून के और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। चुनाचे जब सुबह हो गई तो भेड़िया, जो अब एक इंसान की शक्ल में राजू बन गया था, लाश के पास से उठा और गड्ढे के बाहर आकर कब्रिस्तान में देखने लगा। धूप चारों तरफ फैल गई थी। वो गोरकन की झोंपड़ी की तरफ आया। बूढ़ा गोरकन झोंपड़ी से निकलकर गुलाब के बूटे को पानी दे रहा था। राजू ने उसे जाकर सलाम किया। बूढ़े ने पूछा, कौन हो भाई तुम? राजू ने कहा, परदेसी हूं बाबा। गोरकन बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? राजू बोला, यूं ही काम की तलाश में हूं। अगर कोई काम मिल जाए तो आराम से जिंदगी के बाकी दिन गुजार लूंगा। गोरकन ने कहा, मियाँ यहाँ तो बस कब्रें खोदने का काम है, अगर कर सकते हो तो आ जाओ। मैं आज इस गांव से दूर शहर में जा रहा हूँ। मेरा एक साथी यहाँ आ रहा है, उससे तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। अगर वो राजी हो गया तो तुम दोनों मिलकर काम कर लिया करना। राजू ने कहा, तुम्हारी मेहरबानी है बाबा, चाय पियोगे? राजू जब तक भेड़िया नहीं बना था उस वक्त तक उसे चाय बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन वो जब से भेड़िया बना था और उसने जानवरों का गोश्त और इंसान का खून पिया था, बस उस वक्त से उसे चाय वगैरह से नफरत हो गई थी। वो तो बाबा से कहना चाहता था कि बाबा मुझे चाय के बजाय इंसान के खून की एक प्याली पिला दो तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूंगा, लेकिन वो उसे ये कह नहीं सकता था। उसने कहा, जरूर बाबा, चाय की एक प्याली जरूर पीऊंगा। बूढ़े गोरकन ने उसे चाय की प्याली लाकर दी। राजू चाय पीने लगा और बूढ़े गोरकन से अपने गांव की बातें करने लगा। इतने में एक हट्टा कट्टा मोटी गर्दन वाला उजड़ किस्म का आदमी वहां आ गया। उसने बाबा को सलाम किया और कहा, मैं आ गया हूं बाबा, अब तुम शहर जा सकते हो, तुम्हारा सारा काम मैं कर लिया करूंगा। बाबा ने उस मोटे आदमी से कहा, देखना कब्रें तंग न खोदना, नहीं तो मुर्दों को कब्र में लेटते हुए तकलीफ होगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम कामचोर भी हो और बददिमाग भी हो। मोटा गोरकन बोला, फिक्र ना करो बाबा, मैं इतनी चौड़ी कब्रें खोदूंगा कि मुर्दे अगर चाहें तो अंदर कबड्डी खेल सकेंगे। मगर ये नौजवान कौन है? इसकी शक्ल मुझे बहुत बुरी लगती है। राजू को मोटे गोरकन की यह बात बड़ी बुरी लगी मगर वो गुस्सा पी गया। बाबा ने कहा, यह नौजवान आज ही नौकर रखा है, यह तुम्हारे साथ कब्रें खोदने में मदद देगा। मोटे गोरकन ने राजू के सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसे बेहद गुस्सा आया। उसका जी चाहा कि वो उठकर मोटे गोरकन की गर्दन तोड़ दे, लेकिन मोटे गोरकन के मुकाबले में बहुत कमजोर था। वो चिपका हो रहा। मोटे गोरकन ने कहा, यह तो मुझे उल्लू का पट्टा मालूम होता है, ये क्या काम करेगा? बाबा बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत जालिम हो। गोरों के कब्रिस्तान में कब्रें खोद खोद कर तुम्हारा दिल पत्थर हो गया है। तुम्हें नौजवान से हमदर्दी रखनी चाहिए। यह नौजवान राजू मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये बहुत मेहनत से काम करेगा। तुम अगर चाहो तो अभी से आजमा सकते हो। एक मुर्दा आ रहा है, उसके लिए जाकर कब्र खोद दो। अच्छा अब तुम जानो तुम्हारा काम, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर बाबा तो झोंपड़ी से चला गया। अब वहां मोटा जालिम गोरकन और राजू अकेले रह गए। मोटे गोरकन ने राजू के आगे फावड़ा फेंककर कहा, चलो मेरे साथ, कोई जगह तलाश करते हैं नई कब्र के लिए। कमबख्त सारा कब्रिस्तान मुर्दों से भर गया है। यहाँ तो कब्र के ऊपर कब्र खुदी हुई है। राजू चाय पी रहा था, कहने लगा, तुम अगर इजाजत दो तो मैं ये चाय पी लूं। मोटे गोरकन ने चाय को राजू के हाथ से फेंक कर कहा, बक बक बंद करो। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। उठो और चलकर मेरे साथ नई कब्र खोदनी शुरू कर दो। राजू का खून खौल उठा, लेकिन वो खामोश रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। दिल पर पत्थर रखकर उठकर मोटे गोरकन के साथ कब्रिस्तान में घूम फिरकर नई कब्र के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। मोटा गोरकन चलते चलते उस तरफ आ गया
जिधर खूनी लाश गड़े में लेटी थी। राजू बाबा के पास आते हुए खूनी लाश के ऊपर पत्ते और झाड़ियां डालकर उसे छुपाया था। उसे डर था कि कहीं कोई जानवर वगैरह उसे तंग न करे। उसे कोई खबर नहीं थी कि खूनी लाश में इतनी ताकत है कि वो एक मोटे ताजे जवान भैंसे की कमर तोड़ सकती है। मोटा गोरकन गड़े के पास आकर रुक गया। ये गड़ा यूं ही पड़ा है, क्यों न इस गड़े के अंदर नई कब्र खोदी जाए। राजू ने जल्दी से कहा, गड़े में कब्र खोदने से कहीं पानी न निकल आए। मेरा ख्याल है कि हमें कोई और जगह तलाश करनी चाहिए। मोटा गोरकन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझे मशवरे देने वाले? तुम तो मेरे एक मामूली नौकर हो। तुम बिल्कुल उल्लू के पट्टे हो। खबरदार अगर आइंदा से मेरे काम में दखल दिया या मुझे मशवरा देने की कोशिश की। राजू बोला, गलती हो गई जनाब, माफी चाहता हूं। मोटा गोरकन डांट कर बोला, और सुनो, आइंदा से अगर तुमने मुझसे तू तकार से बात की तो मैं खड़े खड़े तुम्हें जिंदा कब्र में दफन कर दूंगा। मुझसे हमेशा जी कहकर बात करना, समझे? राजू ने कहा, समझ गया हुजूर, माफी चाहता हूं। तो चलो खोदो इस गड़े में कब्र। ये सारी बातें खूनी लाश गड़े के अंदर खुश्क पत्तों और झाड़ियों के ढेर के अंदर लेटी सुन रही थी। राजू की आवाज तो वो पहचान रही थी, मगर नए आदमी की आवाज पर वो चौकन्नी हो गई थी। लाश नए आदमी की गर्दन मरोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। राजू अब सिवाय कब्र खोदने के कुछ नहीं कर सकता था। उसने मोटे गोरकन को वहां कब्र खोदने से मना किया था, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा था। राजू ने आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से झाड़ियां हटाना शुरू कर दी। जाने मोटे गोरकन के जी में क्या ख्याल आया कि बोला, चलो छोड़ो, रहने दो, किसी और जगह चलकर कब्र खोदते हैं। राजू ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई थी। वो मोटे गोरकन के साथ कब्रिस्तान में नई कब्र के लिए जगह तलाश करने लगा। उस कब्रिस्तान में सचमुच कब्र के ऊपर कब्र खुदी हुई थी, कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी। चलते चलते वो कब्रिस्तान के शुमाली किनारे पर आ गए। यहाँ कांटेदार बाड़ लगी थी। एक जगह इशारा करके मोटे गोरकन ने कहा, यह जगह ठीक रहेगी, खोदो यहाँ कब्र। राजू ने जमीन पर फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। मोटा गोरकन बड़े मजे से एक तरफ कब्र पर बैठा जेब से रेवड़ियां निकाल निकाल कर खाने लगा। मेहनत करते करते राजू का सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। वो बेहद थक गया, लेकिन मोटे गोरकन को जरा तरस न आया। उसने एक बार भी राजू से ना कहा कि अब तुम आराम करो, बाकी कब्र मैं खोदता हूं। राजू जरा आराम करने के लिए माथे का पसीना पोंछने के लिए रुका तो गोरकन ने उसकी गर्दन पर जोर से मुक्का मारा। बेचारा राजू कब्र में गिर पड़ा। गोरकन चिल्लाया, गधे के बच्चे, मैं तुम्हें हराम की रोटी नहीं तोड़ने दूंगा। मेरे साथ रहना है तो दिन रात काम करना होगा, समझे? चलो उठाओ फावड़ा, खोदो कब्र। राजू का तो खून खोल कर रह गया। वो बेचारा बेबस था। दिन के वक्त वो एक बेबस और कमजोर इंसान बन जाता था। हाल बता, रात को जब वो भेड़िया बन जाता तो उसमें इतनी ताकत आ जाती थी कि बड़े से बड़े पहलवान की भी गर्दन उधेड़ सकता था। वो कपड़ों पर से मट्टी झाड़ता हुआ उठा। उसने गुस्से भरी निगाह मोटे गोरकन पर डाली और काम करने लगा। गोरकन को राजू की गुस्से भरी निगाह बहुत बुरी लगी। उसे तैश आ गया, बस फिर क्या था। वो कब्र में उतर पड़ा और उसने राजू को 2-3 थप्पड़ मार दिए। बदबख्त, मुझे खा जाने वाली नजरों से तकता है। कमीने, में तेरा गुलाम हूं क्या? तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। राजू के गाल थप्पड़ पड़ने से लाल हो गए। वो चुपके से मार सह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोटा गोरकन कहका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा, औरतों की तरह आंसू बहाने लगे अब? उल्लू की दुम, मर्द बनकर काम कर, हराम खोरी नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें, समझे? चल उठा फावड़ा, खोदो कब्र। राजू मुसीबत का मारा था। अब सिवाय मोटे गोरकन के हुक्म मानने के और कुछ नहीं कर सकता था। फावड़ा उठाकर काम करने लगा। दोपहर तक उसने नई कब्र खोद डाली। उस वक्त तक वो थक कर चूर हो गया था। वो बाहर निकलकर ताजा खुदी हुई मिट्टी के ढेर पर लेटकर हाँफने लगा। मोटा गोरकन बड़े मजे से रेवड़ियां खा रहा था। उसने ऊपर खड़े खड़े झुककर गौर से कब्र को देखा और बोला, बस अब बहुत आराम हो चुका, चलो मिट्टी की ईंटें उठाकर यहां रख दो, मुर्दे को लेकर लोग आ ही रहे होंगे। जी बहुत अच्छा। बेचारा राजू दूर से ईंटें ढो ढो कर लाता रहा और कब्र के पास रखता गया। थोड़ी देर बाद लोग मुर्दे को लेकर आए। मोटे गोरकन ने राजू को हुक्म दिया कि मुर्दे को कब्र के अंदर उतारो। राजू तो उस मोटे गोरकन का जैसे गुलाम बन गया था, मरता क्या ना करता। बेचारा कब्र में उतर गया। मुर्दे के रिश्तेदारों ने मुर्दे को नीचे उतारा। राजू ने मुर्दे को कब्र के अंदर एक तरफ लिटा दिया। फिर मुर्दे के मुंह पर से कफन को खोलकर उसकी गर्दन एक तरफ करने लगा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे मुर्दे ने उसकी तरफ एक आंख खोलकर देखा हो। राजू के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। उसने सोचा कि यह उसका वहम है। उसने जल्दी जल्दी मुर्दे के एक तरफ मिट्टी की कच्ची ईंटें चुन ली और फिर कब्र से बाहर निकलकर उसमें मिट्टी डालने लगा। एक बार फिर उसे ख्याल आया कि कहीं मुर्दा जिंदा तो नहीं। फिर उसने सर को झटक कर यह ख्याल दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि अगर मुर्दा जिंदा होता तो उठकर बाहर न निकल आता। कब्र मिट्टी से भर दी गई। माशकी ने आकर ऊपर पानी का छिड़काव कर दिया। रिश्तेदारों ने कब्र के ऊपर फूलों की चादर बिछाई और आंसू पहुंचते दुआ मांगकर कब्रिस्तान से वापस चले गए। मोटे गोरकन ने अपने रुपए ले लिए थे। फिर उसने राजू से कहा, फावड़ा वगैरह लेकर झोंपड़ी में आ जाओ, मैं अभी आता हूं।
राजू कब्र खोदने के सारे औजार झोंपड़ी में जाकर एक तरफ रख दिए। वो भागता हुआ उस गड्ढे के पास आया जहां झाड़ियों के नीचे खूनी लाश आराम कर रही थी। उसने जल्दी जल्दी झाड़ियों को एक तरफ हटाया तो ये देखकर हैरान रह गया, लाश वहां नहीं थी। राजू परेशान हो गया, लाश कहाँ गायब हो गई। उसने गड्ढे से बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लाश का कहीं नामो निशान तक न था। जमीन पर लाश के पैरों के निशान बने हुए थे। राजू ने निशानों के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। ये निशान कब्रों में से होते हुए एक तालाब के पास जाकर खत्म हो गए। राजू तालाब के किनारे खड़ा सोचने लगा, क्या लाश पानी के अंदर चली गई है? वो तालाब के ऊपर से चक्कर काटकर दूसरे किनारे पर आ गया, ये सोचकर कि शायद लाश तालाब में से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गई हो, मगर वहां भी लाश के पैरों के निशान नहीं थे। राजू बड़ा परेशान हो गया, लाश किधर गायब हो गई। इतने में उसे दूर से मोटे गोरकन ने आवाज देकर बुला लिया। राजू ने सोचा अगर वो जल्दी से ना गया तो बदखसलत मोटा गोरकन उसे गालियां देना शुरू कर देगा। वो कब्रें फलांगता भागकर उसके पास गया। मोटा गोरकन उसे गाली देकर बोला, हरामखोर, उधर तालाब के किनारे जाकर किस माँ को याद कर रहे थे? तुम्हें किसने कहा था कि झोंपड़ी खाली छोड़ दो? अगर कोई चोर आकर यहां से चीजें उठाकर ले जाता तो उसका कौन जिम्मेदार था? मोटे गोरकन ने बड़े आराम से राजू के सर पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। राजू का खून खौल उठा, उसके खून में चिंगारियां सी फूटने लगी। वो खामोश रहा, खामोश रहने के सिवा कुछ कर नहीं सकता था। मोटा गोरकन उसका कान मरोड़कर बोला, बोलो वहां क्या कर रहे थे? राजू बोला, यूं ही जरा सैर करने चला गया था। उल्लू के पट्टे, ये तेरी माँ का कंपनी बाग है जहां तुम सैर करते फिर रहे थे? चलो झोंपड़ी में, अभी तुम्हें फावड़े को रेती से तेज करना है, मट्टी की घानी करके ताजा ईंटें बनानी है। राजू खामोशी से झोंपड़े में आ गया। पीछे पीछे मोटा गोरकन भी आ गया। उसके हाथ में बड़ा सा लिफाफा था। मुर्दा दफन करने के जो उसे पैसे मिले थे वो उसके बाजार से कबाब और नान लेकर आया था। उसने लिफाफा खोला, झोंपड़े के बाहर चारपाई पर बैठा और बड़े मजे से राजू के सामने नान कबाब उड़ाने लगा। उसने एक बार भी राजू से ना पूछा कि भाई तुम सुबह से कब्र खोद रहे थे, तुम्हें भूख लगी है कि नहीं? राजू के नथनों में बुने हुए गोश्त के कबाबों की खुशबू आई तो वो भूख से बेताब हो गया। असल में वो गोश्त ही खाना चाहता था और खून ही पीना चाहता था। बुने हुए गोश्त की खुशबू ने एक बार तो उसे बेकाबू कर दिया और वो उठकर मोटे गोरकन की तरफ बढ़ा ही था कि गोरकन ने डांट कर कहा, उल्लू के पट्टे कहाँ चले? हरामी, मैं खा लूं पहले, जो बाकी बचेगा वो मैं तेरे आगे डाल दूंगा। राजू तो बस खून ही पीकर रह गया। तो क्या इस कमबख्त ने उसे कुत्ता समझ रखा है कि उसके आगे बचा कुचा खाना डाल देगा? वो मट्टी के ढेर में पानी डालकर उसे लातों से गूंदने लगा। इस अरसे में मोटा गोरकन किसी रीछ की तरह मुंह चला चलाकर नान कबाब खाता रहा। वो कोई 2 दर्जन के करीब कबाब और नान हड़प कर गया। फिर बचा कुचा जूठा खाना वहीं छोड़कर उठ बैठा और बोला, काम करके ये खा लेना। फिर वो झोंपड़े के अंदर जाकर तख्तपोश पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद ही उसके खराटों की आवाज गूंजने लगी। काम करते करते शाम हो गई। राजू कुछ खाए पिए बगैर ही काम कर रहा था। उसने मिट्टी गूंद कर उसकी ईंटें बना बनाकर दीवार के साथ लगा दी थी। फिर उसने पंप पर जाकर मुंह हाथ धोया और चारपाई पर लेट गया। मोटे गोरकन का बचा हुआ खाना उसने दूर फेंक दिया था। वो एक ऐसे आदमी का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहता था जिसकी गर्दन का वो रात को खून पीने का प्रोग्राम बना रहा था। सूरज गरूब होने का वक्त आ गया। राजू की तबीयत घबराने लगी। वो कभी झोंपड़ी से निकलकर बाहर आता और कभी बेताब सा होकर झोंपड़ी में आ जाता। मोटा गोरकन चाय पीने बाजार गया हुआ था। जब वो चाय पीकर आया तो सूरज गरूब होना शुरू हो गया था। उसने देखा कि राजू इधर उधर चल फिर रहा था। गोरकन ने चीख कर कहा, उल्लू के पट्टे, तुम आराम से क्यों नहीं बैठ जाते? ये क्या कुत्ते बिल्ली की तरह इधर उधर घूम रहे हो? राजू की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। दिन डूब रहा था और उसके अंदर खूनखार भेड़िए की ताकत ने पैदा होना शुरू कर दिया था, मगर अभी उसके अंदर का इंसान बाकी था। वो एक जगह बैठ गया और जिधर सूरज डूब रहा था उधर दरख्तों के ऊपर देखने लगा। मोटा गोरकन झोपड़ी में जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया और बोला, चलो आओ, आकर मेरा सर दबाओ। राजू ये नहीं चाहता था कि कोई इंसान उसे भेड़िए में तब्दील होते देखे। उसने कहा, जनाब मुझे माफ कर दें, अभी जरा तबीयत खराब है। 1 मिनट में खुली हवा का चक्कर लगाकर आता हूँ और आपका सर दबाए देता हूँ। बस फिर क्या था। मोटे गोरकन को इसके अंदर गुस्सा आ गया कि उसने उठकर राजू को लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। हरामजादे, तेरी ये मजाल कि मुझे जवाब दे, तेरी ये हिम्मत कि मेरे आगे इनकार करो। क्या तुम मेरे नौकर नहीं हो? क्या मैं तुम्हें खाने को नान कबाब और पीने को चाय नहीं देता? राजू बड़े सब्र से मार खाता रहा। फिर जब गोरकन मार मार कर थक गया तो बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गया और बोला, चल सर दबा, अब तेरी तबीयत ठीक हो गई होगी। झोंपड़ी के ताक में दिया जल रहा था। अगरचे बाहर अभी पूरी तरह सूरज गरूब नहीं हुआ था, मगर झोंपड़ी में अंधेरा हो गया था, इसलिए मोटे गोरकन ने दिया जला दिया था। राजू नहीं चाहता था कि झोंपड़ी में भेड़िए का रूप बदले, मगर मोटे गोरकन ने उसे वहां रहने पर मजबूर कर दिया था।
राजू आहिस्ता आहिस्ता मोटे गोरकन का सर दबा रहा था। बाहर अब सूरज गरूब हो गया था और राजू ने इंसान से भेड़िए में तब्दील होना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसके सारे जिस्म पर बाल आ गए थे, फिर उसकी खोपड़ी सिमट गई, आंखें अंदर को धंस गईं और थूथनी बाहर निकल आई। साथ ही उसके दांत लंबे और नोकीले हो गए, कमर झुक गई और हाथों के पंजे अपने ब्लेड जैसे तेज नाखूनों के साथ बाहर निकल आए। मोटे गोरकन को कुछ मालूम नहीं था कि उसकी मौत उसके सिराने खड़ी उसका सर दबा रही थी। वो रीछ की तरह डट कर खाना खाने के बाद खराटे लेता हुआ बेखबर होकर सो रहा था। राजू अब इंसान से भेड़िया बन चुका था। उसे मोटे गोरकन की सारी मारपीट और गालियां याद आ रही थी और उसके इस कदर गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उसका दुश्मन उसके सामने लेटा हुआ था। उसके साथ ही साथ राजू की भूख भेड़िया बनने के बाद चमक उठी थी। उसे ताज़ा खून और गोश्त की खुशबू आ रही थी। मोटा गोरकन खराटे लेते लेता जरा सा हिला और बोला, सर दबाओ हरामी, रुक क्यों गए? भेड़िया जरा सा गुर्राया। गोरकन ने गुर्राहट की आवाज़ सुनी तो हैरान हुआ, ये कौन बोला है? उसने आंखें खोलकर देखा तो उसका सर चकरा कर रह गया। उसके सिराने एक ऊंचा लंबा खूंखार भेड़िया खड़ा था। वो तड़प कर चारपाई से उठ बैठा। भेड़िए ने एक जोरदार गुर्राहट के बाद मोटे गोरकन पर हमला कर दिया। गोरकन लपक कर झोंपड़ी से बाहर भागा। भेड़िए ने उछलकर गोरकन की गर्दन पर छलांग लगाई, लेकिन गोरकन उसके पंजे से निकल गया। गोरकन ने सामने पड़ा हुआ फावड़ा उठा लिया और भेड़िए पर वार करने शुरू कर दिए। फावड़े के वार खतरनाक हो सकते थे। भेड़िया पीछे हटा। गोरकन किसी जिन की तरह फावड़ा हवा में घुमाता हुआ भेड़िए की तरफ बढ़ रहा था। भेड़िया पीछे हटता जा रहा था। गोरकन साथ ही साथ राजू को भी आवाजें दे रहा था, और राजू की औलाद कहाँ मर गया है? जल्दी से लाठी लेकर आओ, भेड़िए ने हमला कर दिया है। लेकिन उसको क्या मालूम था कि जिस राजू को वो आवाजें दे रहा था वो राजू भेड़िया बनकर सामने खड़ा उस पर हमले कर रहा है। भेड़िया आखिर भेड़िया था, कोई शेर या हाथी नहीं था कि एक ऐसे इंसान का मुकाबला कर सकता जिसके हाथ में फावड़े का हथियार भी था। गोरकन फावड़ा चलाते चलाते भेड़िए के बिल्कुल करीब आ गया। भेड़िया दीवार के साथ लगा जोर जोर से टांगे चला रहा था और मोटे गोरकन की गर्दन दबोचने की फिक्र में था। गोरकन ने भी भेड़िए को हिला करने का फैसला कर रखा था। वो बार बार राजू को आवाजें दे रहा था। भेड़िए ने उछलकर गोरकन का एक बाजू अपने दांतों में दबोचने की कोशिश की, मगर गोरकन का फावड़ा लगने से वो जमीन पर गिर पड़ा। फावड़ा भेड़िए की टांग पर लगा था। भेड़िया लंगड़ाता हुआ एक तरफ को भागा और कब्रों के बीच अंधेरे में गायब हो गया। गोरकन ने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि वो भी फावड़ा चलाते चलाते और भेड़िए का मुकाबला करते करते थक कर चूर हो गया था। वो चारपाई पर बेसुध होकर गिर पड़ा, फिर उठा और कब्रिस्तान में आवाजें देकर राजू को बुलाने और गालियां देने लगा। भेड़िया कब्रों में दुबका अपनी टांग को चाटते हुए गोरकन की आवाजें सुन रहा था। उसकी टांग बच गई थी, खून तो नहीं निकला था, मगर चोट जरूर आई थी। मोटा गोरकन समझ गया कि राजू चला गया है और अब वो कभी नहीं आएगा। उसने झोंपड़ी का दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा ली। खिड़की बंद करके भी अंदर से कुंडी लगाई और चारपाई पर लिहाफ ओढ़कर सो गया। वो बेहद थक गया था, चुनाचे जल्दी उसे नींद आ गई। उधर राजू भेड़िया बना कब्रों में घूम फिर रहा था। भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वहां खाने को कुछ नहीं था। भेड़िया घूमते फिरते उस कब्र के पास आ गया जो शाम को ताज़ा ताज़ा खुदी थी और जिसके अंदर दफन होते हुए मुर्दे ने राजू की तरफ आंख खोलकर देखा था। भेड़िया कब्र के पास बैठ गया और अपने जानवरों जैसे दिमाग में सोचने लगा कि वो कहाँ से अपनी भूख मिटाए। कब्रिस्तान के दरख्तों के ऊपर जर्द रंग का चांद निकल आया था। उसकी उदास उदास चांदनी कब्रों पर बड़ी डरावनी लग रही थी। इतने में भेड़िए ने देखा कि ताज़ा कब्र की मिट्टी एक तरफ को हट रही है। भेड़िया अपनी चमकीली आंखों से बड़े गौर से कब्र को तकने लगा। कब्र की मिट्टी एक तरफ को हटती रही, फिर एकदम से मुर्दे का जर्द हाथ कब्र से बाहर निकल आया। भेड़िया बुत बना मुर्दे के हाथ को तकता रहा। हाथ ने ऊपर से कब्र की मिट्टी इधर उधर हटानी शुरू कर दी। मिट्टी हटती गई, कब्र में एक सुराख पैदा हो गया। अब मुर्दे का एक बाजू बाहर निकला, फिर दोनों बाजू बाहर निकले और फिर मुर्दे का सर सुराख से बाहर निकल आया। फिर दोनों बाजू बाहर निकले और फिर मुर्दे का सर सुराख से बाहर निकल आया। भेड़िया दहशत ज़दा होकर दरख्त के पीछे हो गया। थोड़ी देर बाद पूरे का पूरा मुर्दा कब्र के सुराख से बाहर आ गया। मुर्दे ने अपने बदन के गिर्द कफन ओढ़ रखा था। मुर्दे ने कब्र के सुराख को झाड़ियों से छुपा दिया। ऐसा मालूम होता था कि मुर्दा वापस इसी कब्र में आना चाहता है और नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो कब्र से बाहर आ गया है। भेड़िया ये सब कुछ देखता रहा। मुर्दा सीधा खड़ा हो गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाकर कब्रिस्तान में चारों तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ अपना चेहरा और दोनों हाथ उठाकर जोर से फूंक मारी। उसकी फूंक की गर्मी और शोर से दरख्तों पर सोए हुए परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। भेड़िए के जिस्म के बाल खड़े हो गए और उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। खुदा जाने मुर्दे की फूंक में क्या जादू था कि एक बार तो कब्रिस्तान के सारे दरख्त कांप गए। मुर्दे ने आधी रात के सन्नाटे में गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया।
अभी वो कब्रिस्तान के किनारे पर ही था कि सामने से स्याह चोगे वाला एक सूखा सा मरियल आदमी हाथ में किसी मुर्दे की खोपड़ी लिए नमदार हुआ। उसको देखते ही मुर्दा अपनी जगह पर रुक गया। स्याह कपड़ों वाला कोई जादूगर मालूम होता था। उसने खोपड़ी हवा में उठाकर कोई मंत्र पड़ा और मुर्दे पर फूंक मारी। मुर्दा वापस मुड़ा और अपनी कब्र की तरफ चलने लगा। जादूगर उसके पीछे पीछे आ गया। कब्र के पास आकर जादूगर ने उसे आहिस्ता से कहा, रुक जाओ। मुर्दा रुक गया। फिर जादूगर ने आगे बढ़कर अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींचा और मुंह मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। फिर फूंक मारकर मुर्दे से पूछा, तुम कौन हो? मुर्दे ने कहा, मैं एक मुर्दा हूं। जादूगर ने कहा, जो कुछ मैं कहूंगा उस पर अमल करोगे? मुर्दा बोला, हाँ, मैं तुम्हारा हर हुक्म पूरा करूंगा। जादूगर ने कहा, तो फिर अभी जाकर गांव के बड़े जिम्मेदार को ला करके उसकी लाश कंधे पर उठाकर यहाँ कब्रिस्तान में वापस आ जाओ। जो हुक्म आका। मुर्दा इतना कहकर गांव की तरफ चल दिया। भेड़िया इंसान ये सारी बातें एक दरख्त के पीछे छुपा सुनता रहा। जादूगर अपने दायरे के अंदर बैठा रहा और मुर्दा गांव की तरफ बढ़ता गया। भेड़िया भी मुर्दे के पीछे पीछे चल पड़ा। गांव पर खामोशी छाई हुई थी। चांद अब दरख्तों के झुंडों के पीछे छुप गया था। उसकी वजह से गांव के मकानों पर अंधेरा छा गया था। मुर्दा अब गांव की कच्ची गलियों में आ गया। कुत्ते भौंकने लगे। उन्होंने मुर्दे की बू सूंघ ली थी। मुर्दा एक मकान के बाहर रुक गया। उसने दरवाजे को धक्का देकर दरवाजे को खोल लिया। मुर्दे में बड़ी जबरदस्त ताकत आ गई थी। हवेली के अंदर दाखिल होकर मुर्दा जिम्मेदार की कोठली की तरफ बढ़ा। भेड़िया मकान की मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। मुर्दा जिम्मेदार की कोठली में दाखिल हो गया था। कोठली में धीमा धीमा लैंप जल रहा था। मोटा जिम्मेदार अपने शानदार पलंग पर रेशमी लिहाफ ओढ़े सो रहा था। मुर्दे ने उसके सिराने जाकर अपना ठंडा मौत का पंजा जिम्मेदार की मोटी गर्दन की तरफ बढ़ाया। अचानक जिम्मेदार की आंख खुल गई। उसने लैंप की रोशनी में अपने सामने अल्लाह बख्श माशके की लाश को देखा, जिसको वो शाम के वक्त कब्रिस्तान में अपने हाथों से दफन करके आया था। लाश के गिर्द कफन लिपटा हुआ था और नाक और आंखों में मुश्क काफूर फंसा हुआ था। कोठली मुश्क काफूर की ठंडी यख बू से भर गई थी। जिम्मेदार की घिघी बन गई। डरपोक आदमी था। अपने सामने मुर्दे को देखकर उसकी तो जान ही निकल गई। उसने कांपते हुए होंठों से कहा, अल्लाह बख्श, ये तुम हो? मुर्दे ने कोई जवाब न दिया। उसके ठंडे सर्द होंठों पर मुश्क काफूर जमा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ जिम्मेदार की मोटी गर्दन की तरफ बढ़ाए और गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। जिम्मेदार के गले से एक ऐसी चीख बुलंद हुई जिसकी कोई आवाज नहीं थी और फिर मुर्दे के ठंडे सख्त नाखून वाली उंगलियां जिम्मेदार की गर्दन में दस्ती चली गईं। जिम्मेदार ने दम तोड़ दिया। मुर्दे ने जिम्मेदार की मोटी लाश को एक चूहे की तरह उठाकर अपने कंधे पर डाला और लेकर वापस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे आया। कब्रिस्तान की डरावनी खामोशी में स्याहपोश जादूगर अपने दायरे में बैठा मंत्र पढ़ पढ़कर चारों तरफ फूंक रहा था। इतने में मुर्दा जिम्मेदार की लाश लेकर वहां गया। स्याहपोश जादूगर की आंखें खुशी से चमक उठी। उसके सामने उसके पुराने दुश्मन जिम्मेदार की लाश पड़ी थी। उसने मुर्दे को हुक्म दिया, इस लाश को अपनी कब्र के अंदर दफन कर दो। मुर्दे ने जादूगर के हुक्म की तामील करते हुए अपनी कब्र के सुराख में से झाड़ियों को हटाकर जिम्मेदार की लाश को कब्र के अंदर धकेलना शुरू कर दिया। मुर्दे में बहुत ज्यादा ताकत पैदा हो गई थी। चुनाचे देखते ही देखते उसने जिम्मेदार की लाश को कब्र के सुराख के अंदर धकेल दिया। फिर वो चुपचाप स्याहपोश जादूगर के सामने खड़ी हो गई, जैसे हुक्म के मुंतजिर हो। स्याहपोश जादूगर ने मंत्र पढ़कर मुर्दे की तरफ फूंक मारी और कहा, अब तुम भी इसी कब्र में घुसकर सो जाओ और जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं इस कब्र के अंदर आराम करो। मुर्दा चुपके से अपनी जगह से हिला और जिस तरह कब्र के सुराख में से बाहर निकला था उसी तरह सुराख में वापस चला गया। उसके जाने के बाद स्याहपोश जादूगर अपने दायरे से बाहर निकला, कब्र के पास गया और उसने कब्र के सुराख को मिट्टी से बंद करके ऊपर फिर से कब्र का निशान बनाकर ऊपर फूलों के हार डाल दिए। अब अगर कोई देखता तो उसे बिल्कुल मालूम नहीं हो सकता था कि उस कब्र में 2 मुर्दे दफन है और किसी ने कब्र में सुराख करके दूसरे मुर्दे को दफन किया है। इस काम से फारिग होकर स्याहपोश जादूगर कब्रिस्तान से निकलकर वापस गांव की तरफ चला गया। ये सारा खेल भेड़िया अपनी आंखों से देखता रहा। वो भूख से बेताब हो रहा था। उसने कब्रिस्तान में घूम फिर कर अपना शिकार तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। वो एक बार फिर अपने दुश्मन मोटे गोरकन की झोंपड़ी के पास गया। झोंपड़ी का दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद थी। वैसे भी भेड़िया उसे डरने लगा था क्योंकि मोटा गोरकन भेड़िए से ज्यादा ताकतवर था। भेड़िया उस गड़े के पास आ गया जहां खूनी लाश पड़ी थी। गड़ा अब भी खाली था। लाश वहां नहीं थी। करीबी पत्तों में खड़खड़ाहट सी हुई। भेड़िए ने मुड़कर देखा, एक खरगोश अपने बिल में से निकलकर भागा। भेड़िया उस पर तूफान बनकर झपटा। दूसरे ही लम्हे खरगोश भेड़िए के पंजों में था और वो उसकी गर्दन मरोड़कर खून पी रहा था। खरगोश का खून पीने और गोश्त खाने के बाद भेड़िए की भूख किसी हद तक मिट गई और वह कब्रिस्तान में एक जगह लेट गया और ऊँघने लगा। मशरिक में सुबह को उजाला फैलने लगा।
उसके साथ ही भेड़िए के जिस्म में तब्दीली आनी शुरू हो गई। जब सूरज पूरी तरह ऊपर आ गया और कब्रिस्तान में धूप फैल गई तो भेड़िया फिर से राजू बन चुका था। उसकी टांग में मोटे गुर्गन का फावड़ा लगने से दर्द हो रहा था। वो अपनी जगह से उठा और लंगड़ाता हुआ गांव की तरफ चल दिया। अब वो दोबारा गुर्गन के पास नहीं जाना चाहता था। राजू गांव में आ गया। यह गांव काफी बड़ा था और पूरा एक कस्बा था। जिम्मेदार के गायब हो जाने की खबर सारे कस्बे में फैल गई थी। जिम्मेदार की हवेली में हर तरफ शोर मचा हुआ था। पुलिस वहां आ गई थी और तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। राजू ने रात को भेड़िया बनकर जिम्मेदार के हलाक होने और कब्र में दफन किए जाने का सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। वो सीधा जिम्मेदार की हवेली में आ गया। हवेली के बाहर आराम कुर्सियों और चारपाइयों पर पुलिस और लोग बैठे आपस में आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदार की गुमशुदगी पर बातें कर रहे थे। अचानक राजू की नजर स्याहपोश जादूगर पर पड़ी। वो भी लोगों में एक तरफ बैठा था। राजू ने उसे पहचान लिया, मगर स्याहपोश जादूगर उसे न पहचान सका। राजू सीधा पुलिस अफसर के पास गया और उसके कान में कुछ कहा। पुलिस अफसर ने राजू को चौंक कर बड़े गौर से देखा और फिर उसके साथ उठकर एक तरफ शीशम के दरख्त के तले चला गया। स्याहपोश जादूगर ने पुलिस अफसर को एक अजनबी नौजवान के साथ उठकर जाते एक तरफ देखा तो उसका माथा ठनका। फिर वह ये सोचकर मुतमईन हो गया कि भला किसी को क्या खबर हो सकती है कि उसने एक मुर्दे के हाथों जिम्मेदार को कत्ल करवा दिया है। राजू ने अलग होकर पुलिस अफसर से कहा, जनाब, मैं जानता हूं जिम्मेदार को किसने कत्ल किया है और उसकी लाश कहां दफन है। पुलिस अफसर हैरानी से राजू के मुंह की तरफ देखने लगा। नौजवान, क्या तुम होश में ऐसी बात कर रहे हो? राजू ने कहा, जनाब, जिम्मेदार को कत्ल करके मेरी आंखों के सामने कब्र में दफन कर दिया गया है। कातिल भी एक मुर्दा लाश थी, मगर उसे कत्ल करने वाला इस वक्त हवेली के बाहर बैठा है। कौन है वो? स्याहपोश आदमी जो दीवार के साथ लगकर बैठा है। पुलिस अफसर राजू के साथ वापस हवेली के सामने आ गया। उसने अपने रवैये से किसी तरह भी यह जाहिर न होने दिया कि उसे कातिल का पता चल गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कातिल भाग जाए। पुलिस अफसर ने 2 सिपाहियों को बुलाकर उनके कान में कहा, दीवार के साथ लगकर जो स्याहपोश आदमी बैठा है उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। सिपाही बड़े आराम से वहां से हटकर दूसरी तरफ गए और स्याहपोश जादूगर के पास पहुंचकर उन्होंने झपट कर उसे पकड़ लिया और उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो बड़ा हैरान हुआ कि उसका राज कैसे फाश हो गया। उसने सोचा कि पुलिस उस पर शक कर रही है। पुलिस को लाश का सुराग कभी नहीं मिल सकता। चुनाचे वो बड़े गुस्से में आकर बोला, मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया है? मैंने क्या जुर्म किया है? पुलिस अफसर ने कहा, तुम पर जिम्मेदार को कत्ल करवाने और उसकी लाश दबाने का इल्जाम है। एक बार तो स्याहपोश जादूगर चक्कर खा गया, फिर संभल कर बोला, आपके पास क्या सबूत है कि जिम्मेदार को मैंने कत्ल किया है? राजू ने कहा, इसका सबूत मैं दे सकता हूं। यह सारा ड्रामा रात को मेरी आंखों के सामने खेला गया था। फिर राजू ने लोगों की तरफ मुंह करके उन्हें रात का सारा किस्सा बयान कर दिया। लोग तो मारे दहशत के दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। किसी को यकीन नहीं आता था कि स्याहपोश ने जादू के जोर से अल्लाह बख्श माशकी के मुर्दे से इतना भयानक काम लिया है। राजू ने कहा, हजरात, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ अल्लाह बख्श माशकी की कब्र पर चलें। उसे खोद कर देखें, अंदर जिम्मेदार की लाश भी होगी। पुलिस अफसर ने सिपाहियों को साथ लिया और कब्रिस्तान में आ गया। गांव के लोग भी पीछे पीछे आए। वहां मोटा गोरकन भी मौजूद था। उसने राजू को देखा तो बोला, कमबख्त, तू कहां चला गया था रात को? यहां मुझ पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया था। राजू ने मोटे गोरकन की बात का कोई जवाब न दिया। पुलिस अफसर ने मोटे गोरकन को हुक्म दिया कि अल्लाह बख्श माशकी की कब्र को खोदा जाए। उस वक्त मोटे गोरकन ने फावड़े से कब्र को खोदना शुरू कर दिया। पुलिस और गांव के लोग बेचैनी से कब्र के खोदे जाने का मंजर देख रहे थे। कब्र खुद गई। क्या देखते हैं कि राजू के कहने के मुताबिक अंदर जिम्मेदार की ताजा लाश अल्लाह बख्श की लाश के पास ही पड़ी है। हर तरफ एक शोर सा मच गया, स्याहपोश को कत्ल कर दो, स्याहपोश को जिंदा कब्र में दबा दो, इसने जुल्म किया है, ये जादूगर है, इसे जिंदा आग में जला दो। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को खामोश कराया। स्याहपोश ने उठकर कहा, जनाब, आपके पास क्या सबूत है कि जिम्मेदार को मेरे कहने पर लाश ने कत्ल किया है? राजू ने कहा, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। स्याहपोश ने घूर कर राजू को देखा। तुम उस वक्त कहां थे? मैं तुम्हारे साथ साथ था। फिर तुमने मुझे उस काम से रोका क्यों नहीं? तुम जादू के मंत्र पढ़ रहे थे। मुझे डर था कि तुम मुझ पर भी जादू कर दोगे और मुझे भी हलाक कर दोगे। स्याहपोश ने पूछा, फिर तुम उसी वक्त पुलिस के पास क्यों नहीं गए? राजू ने कहा, मैं डर गया था। स्याहपोश ने पुलिस अफसर की तरफ देखकर कहा कि जनाबे अली, ये नौजवान कोई पागल है। इसने ख्वाब में कुछ देखा है। ये झूठ बोल रहा है कि जिम्मेदार को मैंने कत्ल कराया है। हो सकता है कि इसने जिम्मेदार को कत्ल करके लाश अल्लाह बख्श की कब्र में दबा दी हो और मुझसे बदला लेने के लिए मेरा नाम ले रहा हो। पुलिस ने कहा, इसका फैसला अदालत करेगी। राजू, तुम्हें भी हमारे साथ थाने जाना होगा। पुलिस राजू और स्याहपोश को लेकर थाने आ गई। स्याहपोश को हवालात में बंद कर दिया गया और राजू का बयान लिखा जाने लगा। राजू का बयान लेने के बाद पुलिस ने उसे थाने में ही रोक लिया।
राजू ने जाने की कोशिश की, मगर पुलिस अफसर ने कहा कि उसे थाने में ही ठहरना होगा, क्योंकि शहर से पुलिस इंस्पेक्टर आर्थर और सुराग रसां बहराम आ रहे हैं। राजू रुक गया। स्याहपोश हवालात में बैठा था और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद एक कार आकर वहां रुकी। उसमें से सुराग रसां बहराम और इंस्पेक्टर आर्थर बाहर निकले। पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और साथ लेकर थाने में आ गया। इंस्पेक्टर आर्थर और बहराम को सारा केस पूरी तफसील से सुनाया गया। बहराम ने राजू को गौर से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? राजू ने अपना नाम बताया। आर्थर ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले और यहाँ कैसे आ गए? राजू ने उन्हें बताया कि वो जिला आसाम में तिब्बत के एक लामा के पास मुलाजिम था। वहां से वो नौकरी की तलाश में उस कस्बे के कब्रिस्तान में आ गया। उसे गोरकन ने कब्रें खोदने पर मुलाजिम रख लिया। रात वो कब्रिस्तान में से गुजर रहा था कि उसने स्याहपोश को जादू के जरिए मुर्दे को हुक्म देकर जिम्मेदार को हलाक करते और दफन करते देखा। बहराम ने कहा, हमें खुशी है कि तुमने एक अच्छे शहरी का फर्ज पूरा किया। तुम्हें हमारे साथ शहर के हेडक्वार्टर चलना होगा ताकि वहां तुम्हारा बयान रिकॉर्ड किया जाए। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे भूख लगी है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें वहां अच्छा खाना पेश किया जाएगा। आर्थर और बहराम राजू को साथ लेकर शहर के बड़े दफ्तर में आ गए। उन्होंने राजू को सबसे पहले खाना खिलाया, फिर इधर उधर की बातें करते रहे। राजू के मुंह से कहीं बेख्याली से निकल गया कि उसने कब्रिस्तान में एक ऐसी लाश को भी देखा है जिसका कद 7 फीट से भी ऊंचा था और जिसके जिस्म पर मैली कुचैली पट्टियां बनी हुई थी। इस पर इंस्पेक्टर आर्थर और बहराम दोनों चौंक पड़े। असल में वो राजू से इसीलिए पूछगिछ कर रहे थे कि जिस मुर्दे ने जिम्मेदार को हलाक किया है, कहीं वो खूनी लाश ही तो नहीं है। बहराम ने चौंक कर राजू की तरफ देखा। वो लाश कहाँ थी? कब्रिस्तान के एक गड्ढे में झाड़ झनकार के नीचे लेटी हुई थी। बहराम ने पूछा, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा? नहीं, बल्कि उसने मुझसे दोस्ती कर ली थी। मैंने उसके ऊपर खुश्क पत्ते डाले थे। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे प्यार किया था। बहराम और इंस्पेक्टर हैरानी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। जिंदगी में पहली बार वो सुन रहे थे कि लाश ने किसी इंसान से प्यार किया है। उन्होंने राजू से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि लाश तुमसे दोस्ती कर चुकी है और तुम्हें वो कभी कुछ नहीं कहेगी? क्यों नहीं, मुझे यकीन है कि वो मेरी पक्की दोस्त बन गई है। आर्थर ने कहा, क्या तुम उसे अपने साथ किसी जगह ले जा सकते हो? हाँ, मैं लाश को जहां कहूंगा वो मेरे साथ चल पड़ेगी। वो मेरी दोस्त है। उस पर एक जंगली कुत्ते ने हमला कर दिया था। मैंने जंगली कुत्ते को हलाक कर दिया। लाश उसी रोज से मेरी दोस्त बन गई। बहराम बोला, बहुत खूब, अब तुम आराम करो, शाम को फिर मुलाकात होगी। राजू ने घबरा कर कहा, लेकिन मैंने शाम होने से पहले पहले एक जरूरी जगह काम पर जाना है। वो काम तुम हमें बता दो, हम कर देंगे वो काम। जी नहीं, वो काम आप नहीं कर सकते, मैं खुद जाकर करूंगा। बराए मेहरबानी आप शाम को मुझे जाने की इजाजत दे दें। राजू को मालूम था कि शाम के बाद वो इंसान से भिड़िया बन जाएगा। चुनाचे वो शाम होने से पहले पहले वहां से चले जाना चाहता था। दूसरी तरफ बहराम और इंस्पेक्टर आर्थर उसे किसी हालत में भी अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लाश उसकी दोस्त थी और वो उसकी दोस्ती से फायदा उठाकर लाश को एक ऐसे लोहे के कमरे में बंद कर देना चाहते थे जिसको सख्त गर्मी पहुंचाकर लोहे के साथ ही खूनी लाश को भी पिघलाकर खाक कर दिया जाए। उन्होंने राजू को बहुत मजबूर किया, मगर राजू न माना और इसरार करता रहा कि वो शाम को जाकर अगली सुबह फिर थाने वापस आ जाएगा। बहराम ने एक तरफ जाकर इंस्पेक्टर आर्थर से कहा, मेरा ख्याल है कि हमें इस नौजवान के साथ दबाव से काम नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही भाग जाए। हमें इसे जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। हाँ, हम चुप कर इसकी निगरानी करेंगे। आर्थर ने कहा, ठीक है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बहराम ने राजू से कहा, राजू हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम शाम को जहां चाहो जा सकते हो, लेकिन हम तुमसे वादा लेना चाहते हैं कि तुम रात बाहर रहकर सुबह सवेरे वापस थाने में आ जाओगे। क्या तुम वादा करते हो? राजू ने कहा, हाँ, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूं कि मैं कल सुबह थाने वापस पहुंच जाऊंगा। हमें तुम पर भरोसा है, तुम जा सकते हो। राजू जो जाने लगा तो मुड़कर बोला, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? हाँ हाँ, जरूर पूछो। राजू ने कहा, आप लोग लाश के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं? आपको उसके साथ मेरी दोस्ती की क्या जरूरत है? मुकदमा तो आप जिम्मेदार के खून और स्याहपोश के इकदाम कत्ल का कर रहे हैं। फिर आप उस लाश के बारे में क्यों परेशान है जो मुझे गड्ढे में मिली थी और अब न जाने किधर गायब हो गई है? बहराम का माथा ठनका। वो जानता था कि राजू खूनी लाश का दोस्त बन गया है और वो उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ना वो ये गवारा कर सकता है कि कोई उसे उसके जरिए नुकसान पहुंचाए। चुनाचे उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है राजू मियाँ। असल में जिम्मेदार के कत्ल का उस लाश से भी गहरा ताल्लुक है। हमें यकीन है कि उस खूनी लाश को भी स्याहपोश ने जादू के जरिए खुला छोड़ रखा है और उसकी मदद से दूसरे लोगों के खून कराता फिरता है। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लाश को अपनी आंखों से एक बार देख लें, फिर हम स्याहपोश को फांसी पर चढ़ा देंगे। राजू के छोटे दिमाग में ये बात आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर ये बात है तो मैं स्याहपोश जादूगर को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए
आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। मैं कल सुबह आपके पास यहाँ पहुंच जाऊंगा। उसके बाद राजू चला गया। इंस्पेक्टर आर्थर ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि आम सफेद कपड़ों में राजू का पीछा किया जाए और उस पर नजर रखी जाए। सिपाही राजू के पीछे पीछे चल दिया। बहराम ने आर्थर से कहा, आर्थर, लाश कब्रिस्तान के गड्ढे से भी कहीं गायब हो चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस नौजवान की दोस्ती उस लाश को वापस कब्रिस्तान में खींच लाए? आर्थर ने कहा, क्यों नहीं, राजू का लाश पर एहसान है। अगर राजू लाश को तलाश करने में हमारी मदद करे तो वो उसे देखकर या उसकी आवाज पर जहां कहीं भी होगी सामने आ जाएगी। फिर हम राजू से कहकर किसी बहाने लाश को लोहे के कमरे में बंद कर सकते हैं। मेरा ख्याल है हमें लोहे की बहुत बड़ी अलमारी की तैयारी का अभी से हुक्म दे देना चाहिए। कल सुबह हम राजू को साथ लेकर कब्रिस्तान चलेंगे। बिल्कुल दुरुस्त है। पुलिस की तरफ से उस वक्त लोहे की 10 फीट ऊंची और 7 फीट चौड़ी लोहे की अलमारी की तैयारी का हुक्म दे दिया गया। बहराम और आर्थर ने कब्रिस्तान में जाकर उस गड्ढे का मुआयना किया जहां राजू के बयान के मुताबिक लाश आराम कर रही थी। उसका बयान बिल्कुल सच्चा था। गड्ढे में लाश के लेटने और बाहर किनारे पर लाश के पांव के निशान बाकायदा मौजूद थे। बहराम और आर्थर ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यकीन हो गया था कि अब वो लाश को अपनी राह पर लाने और उसे लोहे के कमरे में बंद करके जला डालने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। वो वापस शहर आ गए। उधर सिपाही राजू का बराबर ताक़ुब कर रहा था। राजू शहर से बाहर निकलकर गांव की तरफ आ गया। वो गांव के तकिए में बैठा रहा। दोपहर को उससे बिल्कुल भूख न लगी। शहर के थाने में उसने खूब पेट भरकर खाना खा लिया था। सिपाही भी आम सफेद कपड़ों में वहां एक तरफ बैठा रहा। शाम होने लगी तो राजू की तबीयत ने घबराना शुरू कर दिया। वो तकिए से उठकर किसी ऐसी वीरान जगह की तलाश में चल पड़ा जहां उसे इंसान से भेड़िया बनते कोई न देख सके। उसने इधर उधर देखा। जब उसे तसल्ली होगी कि उसे कोई नहीं देख रहा, वो चुपके से उठा और गांव से बाहर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। सिपाही भी कुछ फासले पर छुपता छुपाता उसके पीछे पीछे चल रहा था। राजू कब्रिस्तान के जुनूबी इलाके में आ गया। यहाँ बड़ी खामोशी थी और पुराने जमाने की कब्रें बनी हुई थी। ये कब्रें सारी पत्थरों की थी जो स्याह पड़ चुकी थी। राजू एक स्याह पत्थरों वाली कब्र के चबूतरे पर बैठ गया। सिपाही भी एक तरफ कब्रों में छुप कर बैठा राजू की नकलो हरकत को तकता रहा। राजू खामोश बैठा आसमान को तक रहा था। सूरज ग़ुरूब होने लगा था। सिपाही ने देखा कि राजू बेचैन सा होकर अपने गले में और छाती पर हाथ फेर रहा है, जैसे उसके बदन में आग सी लगी हो। राजू ने परेशान होकर चारों तरफ देखा। सिपाही ने अपनी गर्दन कब्रों की ओट में कर ली। राजू डूबते सूरज को देखे जा रहा था। सूरज ग़ुरूब हो गया। आसमान पर ग़ुरूब होते सूरज की लाली बाकी रह गई, जो अब हौले हौले रात की स्याही में तब्दील हो रही थी। सिपाही आगे खिसकते खिसकते उस कब्र के करीब आ चुका था जिसके चबूतरे पर राजू बैठा अपने बदन पर बेचैनी से हाथ फेर रहा था। सिपाही की आंखें जैसे पथराने लगी। वो अपनी आंखों के सामने एक ऐसा सीन देख रहा था जिस पर उसे कभी यकीन नहीं आ सकता था और जो वो शायद सारी जिंदगी में कभी नहीं देख सकता था। वो देख रहा था कि राजू इंसान से भेड़िया बन रहा है। उसके बदन पर लंबे लंबे नोकीले बाल उग रहे हैं। उसके हाथ पांव भेड़िए के पंजे बन गए हैं और उसकी थोथनी भेड़िए की थोथनी बन गई है और दांत नोकीले होकर जबड़ों से बाहर आ गए हैं। दहशत के मारे सिपाही की चीख निकल गई। भेड़िए ने वहशी आंखों से गुर्राकर जिधर से चीख बुलंद हुई थी उधर देखा। सिपाही एक तरफ को भागा। भेड़िया उछलकर भागते हुए सिपाही पर झपटा। सिपाही एक कब्र के पत्थर से ठोकर खाकर गिरा। भेड़िया उसके सर पर पहुंच चुका था। भेड़िए ने सिपाही को उठने की मोहलत ही न दी और पूरा मुंह खोलकर सिपाही की गर्दन अपने नोकीले दांतों वाले जबड़े में ले ली। भेड़िए के दांत सिपाही की नरम नरम गर्दन में कील की तरह गड़ गए। सिपाही की आवाज बंद हो गई और उसने भेड़िए के पंजे से निकलने की बड़ी कोशिश की, मगर गर्दन में से ज्यादा खून बह जाने से वो बेबस हो गया था। वो निढाल होकर पड़ गया। भेड़िए ने सिपाही की शाह काट दी और बड़े मजे से उसका खून पीने लगा। खून पीकर भेड़िए ने अपने जबड़े जुबान से चाटे, एक अंगड़ाई ली और कब्रिस्तान में आ गया। सिपाही की लाश उधड़ी हुई पड़ी रह गई। कब्रिस्तान में एक झोंपड़ी सामने आ गई। भेड़िए के दिमाग में उस मोटे गोरकन की शक्ल घूम गई जिसने उसकी टांग पर फावड़ा मारा था, जो राजू की शक्ल में उसे माँ बाप की गालियां दिया करता था और हमेशा उसकी बेइज्जती करता था और उसे खाने को अपना झूठा बचा कुचा दिया करता था। भेड़िए की खूंखार आंखों में इंतकाम लेने की चमक पैदा हुई। वो जमीन सूंघता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उस वक्त मोटा गोरकन कस्बे से खाना खाकर आया ही था और अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था। भेड़िया चुपके से झोंपड़ी के बाहर एक तरफ दुबका बैठा रहा और मोटे गोरकन के सोने का इंतजार करने लगा। रात गुजरने लगी। रात के 11-12 बज गए। भेड़िए ने गर्दन उठाकर अंदर झोंपड़ी की तरफ देखा। ताक में धीमा सा लैंप जल रहा था। मोटा गोरकन अपनी चारपाई पर कंबल ओढ़े सो रहा था। भेड़िया दबे पांव चलकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। वो मोटे गोरकन की चारपाई के पास आया ही था कि न जाने कैसे गोरकन की आंख खुल गई। भेड़िया जोर से गुर्राया और गोरकन पर झपटा। गोरकन ने भेड़िए के ऊपर कंबल फेंक दिया। भेड़िया कंबल में बंद होकर घबरा गया।
उसने कंबल में से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर कंबल उसे नहीं छोड़ रहा था। वो झोंपड़े में ही कलाबाजियां खाने लगा। अब गोरकन ने भी एक लाठी कोने से उठा ली थी और उसे भेड़िए पर मारने लगा। एक लाठी भेड़िए की टांग पर पड़ी तो वो चीख मारकर भागा। कंबल से वो बाहर निकल आया और छलांग लगाकर चीखता हुआ खिड़की से बाहर कूद गया। मोटा गोरकन भेड़िए को बुरा भला कहता लाठी घुमाता झोंपड़ी से बाहर निकल आया और भेड़िए के पीछे भागने लगा, मगर भेड़िया कब्रों के अंधेरे में गुम हो गया था। मोटे गोरकन ने भेड़िए को जोर जोर से पुकारा और गालियां दी। जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो वह झोंपड़ी की तरफ आ गया। उसने खिड़की और दरवाजे को बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और कंबल झाड़कर उसे ऊपर लेकर चारपाई पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। भेड़िया लंगड़ाता हुआ कब्रिस्तान में दरख्त के नीचे बैठ गया और अपनी टांग को चाटने लगा। उसकी टांग से खून तो नहीं निकला था, मगर वो बहुत दर्द कर रही थी। इतने में उसके कानों में खुश्क पत्तों पर भारी भारी कदमों के चलने की आवाज सुनाई दी। भेड़िए ने गर्दन उठाकर एक तरफ देखा। चांद दरख्तों के ऊपर उठ रहा था और उसकी जर्द जर्द सुर्ख सुर्ख रोशनी ने कब्रिस्तान की फिजा को बड़ा डरावना बना दिया था। बिल्कुल सामने शीशम के झुके हुए दरख्तों के नीचे भेड़िए ने अपनी दोस्त लाश को आते देखा। लाश के दोनों हाथ नीचे झुके हुए थे और हौले हौले एक एक कदम उठाती कब्रों के बीच में से चलती आ रही थी। भेड़िए के मुंह से दर्द भरी एक चीख सी निकल गई, जैसे कोई दोस्त मुसीबत में किसी दूसरे दोस्त की मदद के लिए आवाज देता है। लाश करीब आकर रुक गई। उसने अपनी पथरावी आंखों से भेड़िए को देखा। भेड़िया अपनी टांग को चाटने लगा। लाश ने झुककर उसकी टांग को देखा, उसे सूंघा और फिर बड़ी आहिस्तगी से एक तरफ को घूमकर चल पड़ी। भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा था। लाश का रुख मोटे गोरकन की झोंपड़ी की तरफ था। झोंपड़ी की खिड़की और दरवाजा अंदर से बंद था। लाश झोंपड़ी के दरवाजे पर जाकर रुक गई। भेड़िया झोंपड़ी की खिड़की के पास आकर रुक गया और उसने जोर से गुर्राहट की आवाज निकाली। उसकी आवाज सुनकर अंदर सोए हुए गोरकन की आंख खुल गई। वो समझ गया कि हरामी भेड़िया फिर आया है। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो अब की बार भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चुनाचे उसने लाठी उठाकर दोनों हाथों में थामी और खिड़की खोल दी। सामने भेड़िया मौजूद था और गोरकन को अपनी खूनखार आंखों से घूर रहा था। गोरकन ने जोर से लाठी का हाथ मारा। भेड़िया उछलकर अंधेरे में गुम हो गया। गोरकन ने भेड़िए को गाली दी और खिड़की बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई झोंपड़ी के दरवाजे को जोर लगाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मोटा गोरकन अब बेहद गुस्से में था। उसने फैसला कर लिया था कि अब चाहे उसे सारे कब्रिस्तान का चक्कर लगाना पड़े, वो भेड़िए को जान से मारकर ही दम लेगा। वो चारपाई पर से उठा। उसने लाठी उठाई और दबे दबे झोंपड़ी के दरवाजे के पास जाकर एकदम से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही मोटे गोरकन ने लाठी अपने सर से ऊपर उठाई और चाहा कि जोर से भेड़िए पर वार करे कि उसकी लाठी फिजा में उठी की उठी रह गई। उसके सामने लैंप की रोशनी में भेड़िया नहीं बल्कि एक भयानक चेहरे वाली चौड़ी चकली 7 फुटी लाश खड़ी उसे पथराई ठंडी आंखों से घूर रही थी। गोरकन लरज कर रह गया, लेकिन वो दलेर आदमी था। उसने लाश पर हमला कर दिया। लाठी घुमाकर पूरे जोर के साथ लाश के सर पर मारी। लाश की खोपड़ी से ऐसी आवाज आई जैसे पत्थर पर लाठी पड़ने से आवाज आती है। लाठी टूटकर दूर जा पड़ी। गोरकन के हाथ में सिर्फ डंडा सा ही रह गया। उसने वही डंडा लाश के जिस्म पर बरसाना शुरू कर दिया। अब लाश में हरकत पैदा हुई। उसने दरवाजे में से गुजरकर झोंपड़ी के अंदर आकर एक हाथ ऊपर उठाया। गोरकन अब घबरा गया था क्योंकि लाश पर किसी शय का असर नहीं हो रहा था। उसने लपक कर दीवार के साथ लगा फावड़ा उठा लिया और पूरी ताकत से लाश के सर पर दे मारा। फावड़ा खूनी लाश की खोपड़ी से टकराया और उचटकर गोरकन के हाथों से निकला और दूर जा गिरा। गोरकन ने हथियार फेंक दी और भागने की कोशिश करने लगा। भागने की सिर्फ एक ही राह थी और वो खिड़की थी। गोरकन खिड़की की तरफ बढ़ा, मगर लाश से अब वो बचकर नहीं जा सकता था। खूनी लाश अब उसके सर पर पहुंच गई थी। भेड़िया भी खिड़की में से कूदकर अंदर आ गया था। लाश ने गोरकन को अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया। भेड़िए ने छलांग लगाकर गोरकन की पीठ पर हमला करके उसे उधेड़ डाला। खूनी लाश ने गोरकन के सर पर जोर से 2 हत्थड़ मारा। मोटे गोरकन की गर्दन खोपड़ी समेत उसके शानों में घुस गई। भेड़िए ने गोरकन की लाश से निकलता हुआ खून पी लिया। फिर खुशी से एक जोरदार लंबी चीख मारी और लाश के साथ झोंपड़ी से बाहर निकल आया। कब्रिस्तान में बड़ी खामोशी और अंधेरा था। इस खामोशी और अंधेरे में कब्रिस्तान में एक सिपाही और एक गोरकन का खून हो चुका था। सिपाही को भेड़िए ने हलाक किया था और गोरकन को खूनी लाश ने कत्ल कर दिया था। खूनी लाश कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान में से गुजरती हुई एक तरफ को चल पड़ी। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। लाश कब्रिस्तान से बाहर निकलकर वीरान से रास्ते पर चल दी, जहां इधर उधर बेशुमार जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। आगे जाकर एक तालाब आ गया। लाश तालाब में दाखिल हो गई। भेड़िया तालाब के किनारे पर खड़ा लाश को पानी में जाते देखता रहा। लाश तालाब के दूसरे किनारे पर निकलकर सामने जंगल में गायब हो गई। भेड़िया कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर वापस कब्रिस्तान में आकर एक पुरानी कब्र के पास लेट गया। दिन चढ़ा, सूरज निकला।
भेड़िया फिर से इंसान के रूप में आ गया। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। उसे ख्वाब की तरह याद था कि रात को उसकी खूनी लाश से मुलाकात हुई थी। उसने एक आदमी को हिलाक कर दिया था जिसने उसे भेड़िया बनते देखा था, और खूनी लाश ने मोटे गोरकन का खून कर दिया था। भेड़िया अब राजू बन गया था। वो जल्दी जल्दी कब्रिस्तान में से बाहर निकला। एक जगह नदी पर उसने मुंह हाथ धोया। उसकी टांग दर्द कर रही थी और वो जरा जरा लंगड़ा कर चल रहा था। राजू वहां से निकलकर सीधा थाने जा पहुंचा। अब उसके दिमाग में यह बात आ गई थी कि सिपाही और थानेदार जरूर खूनी लाश को कत्ल करना चाहते हैं, और इस मकसद के लिए वो राजू और लाश की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। राजू ने रात के हादसे के बाद दिल में फैसला कर लिया था कि अब वो पुलिस वालों को खूनी लाश के बारे में कुछ नहीं बताएगा। जिस वक्त वो थाने पहुंचा तो आर्थर और बहराम घर से आए थे। राजू ने सलाम किया। बहराम ने मुस्कुराकर कहा, कहो रात कैसे गुजरी, काम हो गया तुम्हारा? जी हाँ सरकार, आपकी मेहरबानी है। इंस्पेक्टर आर्थर और बहराम बड़े खुश हुए कि ये नौजवान अपने आप थाने वापस आ गया था। वो कुछ जरूरी काम करने लगे। इतने में फोन पर गांव के थानेदार ने इतला दी कि कब्रिस्तान में 2 खून हो गए हैं। बहराम और इंस्पेक्टर उसी वक्त वहां पहुंचे। राजू भी उनके साथ ही था। कब्रिस्तान में उस सिपाही की लाश पड़ी थी जिसकी ड्यूटी इंस्पेक्टर ने राजू के पीछे निगरानी करने के लिए लगाई थी। लाश की गर्दन यूं उधड़ी हुई थी जैसे किसी खूनखार रीछ या भेड़िए ने हमला किया हो। दूसरी लाश गोरकन की थी जो उसकी झोंपड़ी में पड़ी थी। लाश को देखकर बहराम ने इंस्पेक्टर से कहा, आर्थर, इस गोरकन को उसी खूनी लाश ने हलाक किया है। साफ मालूम हो रहा है बहराम, इसका मतलब यह है कि लाश रात यहां आई थी, मगर सवाल यह है कि हमारे सिपाही को किस दरिंदे ने हलाक किया है। बहराम ने राजू की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है राजू? क्या अर्ज कर सकता हूं जनाबे वाला? राजू खामोश रहा। बहराम और इंस्पेक्टर उसे अपने साथ लेकर शहर वाले अपने बड़े दफ्तर में आ गए। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। खूनी लाश कहां चली गई थी? स्याहपोश जादूगर ने कब्र में से मुर्दे को निकालकर क्या हुक्म दिया? भेड़िए इंसान के साथ क्या बीती? ये सब कुछ इसी कहानी की अगली किस्त में मुलाहिजा कीजिए जो अगली वीडियो में मौजूद है, और अगली वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।